यहाँ के लोगों के जो आशियाने जिंदगी भर की जो कमाई है वो डेमोलिश करी जा रही है, वो तोड़ी जा रही है। और इसमें बहुत ज्यादा चीटर माफिया, स्टे बाज और ये बाज वो बाज उनका नाम निकल कर आ रहा है। क्योंकि हम भी ओखला से हैं तो इस मुद्दे पे हमने भी हाथ रखा। और सबसे पहली जो बिल्डिंग तोड़ी गई थी आसमा जी की, आसमा कुरैशी जी की, तो उस दिन जब वो बिल्डिंग नहीं टूटी थी मैं उनके घर थी जब उनका फोन आया था कि इसी तरह नोटिस आया है और हमारे पड़ोसी साहब वो नोटिस लेकर आए हैं। तो तब वो हो चुका था। उसके बाद उनके सामने की 22 फ्लैट टूटे गए। तो ये लगातार मामला चलता रहा और जब तक 22 फ्लैट नहीं टूटे थे, सामने जो 22 फ्लैट हैं, तो मैंने उन लोगों से कांटेक्ट करा और कहा कि देखिए भी आपके पास सिर्फ नोटिस आया, एक काम करते हैं, घिराव करते हैं या एक तरह का प्रोटेस्ट करते हैं या एक चेन बना लेते ताकि फ्लैट ना तोड़े जाए। लेकिन वही है कि लोगों को लगता है कि अब हमारी जंग जो दूसरे लड़ेंगे, उन लोगों ने सीरियस नहीं लिया और एक एक करके वो 22 फ्लैट टूट गए। उनमें ही उसके बाद हमने कहा कि कुछ ग्रुप बनाए जाएं, तो एक ग्रुप बनाया गया। ग्रुप में फिर वो पॉलिटिक्स होनी शुरू हो गई। फिर हमने दूसरा ग्रुप बनाया, शहजाद भाई ने और हमने एक दूसरा ग्रुप बनाया। उस ग्रुप में हमने फिर इंटेलेक्चुअल लोगों को जोड़ा और मशवरे दिए और जितने भी चीटर माफिया हैं उनके फोटो पे नकाब करने शुरू करे और विद प्रूफ करे उनकी एनजीओ जिनके थ्रू ये स्टे लेते थे। मैं बड़ी परेशान रहती थी कि हाय ला, ओखला में जो ये स्टे लेकर आते हैं और सेटलमेंट होता है, पर लेंटर सेटलमेंट होता है, पर बिल्डिंग सेटलमेंट होता है, तो ये पुलिस की नजर में कैसे नहीं आता या कानून की नजर में कैसे नहीं आता या कोई भी काबिल आदमी इसको पकड़ क्यों नहीं पाता। लेकिन वही वाली बात है ना, जब हमने खुदाई शुरू करी और अंदर जाकर इसमें घुसे तो पता चला कि ये काम बड़ी चालाकी से होता है। वो एनजीओ जो कौम की खिदमत करने के लिए, देश की खिदमत करने के लिए, इंसानियत की खिदमत करने के लिए बनाई जाती है, उन्हीं एनजीओ, उन्हीं ट्रस्ट का ओखला में भरपूर एक तरह से कहिए कि इलीगल इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पर हजारों हजार एक तरह से एनजीओ बनाई गई हैं। और जब किसी बिल्डिंग में आप जाकर बिल्डर के साथ जाके स्टे माफिया कहते हैं भाई देख, या तो हम इसमें दुकान दे दे 50 लाख की, या फ्लैट दे दे, या 50 लाख दे दे, नहीं तो हम तेरी बिल्डिंग तोड़वा देंगे। तो बाद लोग जो डर जाते हैं या जब जिनको लगता है कि नहीं फ्लैट टूटना नहीं चाहिए, बिल्डिंग टूटनी नहीं चाहिए, तो वो सेटलमेंट करते हैं। अब सेटलमेंट के लिए जो जिनको आगे करा जाता है वो एक एनजीओ होती है और ये बिल्डर जो है उस एनजीओ को फंडिंग करते हैं, यानी उस एनजीओ को पैसा देते हैं। जो सेटलमेंट है 20 लाख या 30 लाख या 40 लाख, और वो एनजीओ का थोड़ा बहुत कमीशन 10% 20% कमीशन देके वो सारे के सारे चीटर माफिया अपने ऊपर हलाल कर लेते हैं। और ये चेन बहुत लंबी, पैसा ऊपर तक जाता है। अब कुछ दिन से एक लिस्ट वायरल हो रही है, 750 मकान ओखला में डेमोलिश करे जाएंगे। ये करके हो रही है कि बटला में 750, बटला हाउस में 750 मकान डेमोलिश करे जाएंगे। उनमें बाकायदा मकानों की लिस्ट है, मकानों का नंबर है, इलाके का नाम है और मकान मालिक का भी नाम है। सवाल ये उठता है कि कौन है वो आदमी जो वो लिस्ट लेकर आया, और लिस्ट बिल्कुल जेन्युइन है। ये भाई 750 मकानों को चिन्हित करना, उनके नाम निकालना, उनका इलाका निकालना, उनके मालिक मकान का नाम निकाल के उसको वायरल करना। लेकिन कमाल की बात है कि वो कहाँ से डाउनलोड करी गई ये नहीं पता। जाहिर सी बात है, ऐसा हो सकता है कि वो एमसीडी की किसी साइट पे जाकर डाउनलोड करी गई होगी और वो बहुत तेजी से वायरल हो रही है। परसों मेरे पास हमारे बटला हाउस के जो पार्षद रहे हैं, पूर्व पार्षद, अब तो उनकी बीवी नाजिया दानिश पार्षद हैं, उनका फोन आया। उन्होंने कहा कि नहीं बहन, ये जो लिस्ट है ये वो वाली लिस्ट नहीं है जो डेमोलिश होंगे मकान, ये वो वाली लिस्ट है जिनके मीटर उखाड़े जाएंगे। तो सवाल क्यों उखाड़े जाएंगे उनके मीटर? जब इस मकान में मीटर लग गए तो क्या यहाँ पर ये जो बिजली महकमा है अंधा था, काड़ा था, लूला था, पैसे देके लगा दिए जो मीटर उखाड़े जाएंगे? क्यों? अगर मीटर भी उखाड़े जाएंगे तो क्यों उखाड़े जाएंगे? लेकिन ये लिस्ट जो वायरल करी जा रही है, वायरल हो रही है, हमने खुद 10,000 कॉन्टेक्ट में वो लिस्ट करी कि इस लिस्ट की सच्चाई क्या है, क्या ये वाकई डेमोलिश मकान होंगे? और उस लिस्ट में ज्यादातर मकान वो हैं जिन पर स्टे माफिया स्टे ला चुका है, या तो वो डेमोलिश हो चुकी है या डेमोलिशन उनमें होने वाला है। इवन इसमें मेरी भी बिल्डिंग है जिसमें मैं रहती हूँ, किराए पर रहती हूँ, मेरी बिल्डिंग भी 3 बार पंक्चर हुई और चौथी बार ये सेटलमेंट पे खुली। मेरी बिल्डिंग जिसमें मैं रहती हूँ इसको एमसीडी ने सील कर दिया था डेमोलिश करने के बाद। अब ये सील कैसे खुली? क्या एमसीडी ने इसकी सील खोली? क्या मामला सेटल हो गया या ऊपर खाने पीछे से पैसे खिला दिए गए और एमसीडी के ऊपर अफसरानों को ये पता है कि ये बिल्डिंग जो है अभी तक सील है, कहां पर पैसे चला नहीं पता। लेकिन बात यही है कि ये कहीं ना कहीं एमसीडी से ही निकल कर आई है। और एमसीडी वाले जो कुछ एमसीडी के लोग भाई ओखला में भी रहते हैं, हर तरह का नौकरी करते हैं, अब वो ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं एमसीडी का से कोई लेना देना नहीं। सवाल तो ये उठता है, जब ये लिस्ट वायरल हो रही है तो एमसीडी का लोहे का चश्मा लगाकर बैठी, उसको नहीं पता ये लिस्ट वायरल हो रही है। और ओखला के वो मकान जो 650 बिल्डिंग, 750 बिल्डिंग है, 750 बिल्डिंग का मतलब आप ये समझिए, अगर 750 बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग अगर 300 गज की और 50-50 गज के वहां फ्लैट बनाए गए तो कम से कम 22 फ्लैट
फ्लैट बने हैं वहां पर। तो यानी हजारों हजार लोग फ्लैट हो गए हैं जिनमें ये कार्रवाई हो सकती है। और ज्यादातर में मैंने बताया ना कि ज्यादातर में एमसीडी का हथौड़ा या डेमोलिशन इनमें हो चुका है। कुछ लोग कह रहे हैं कि एमसीडी का तो उससे कोई लेना देना ही नहीं है, यानी फोर्स आ रही है तो लोग पब्लिक फोर्स पकड़ पकड़ के लेकर आ रहे हैं। जो फोर्स आ रही है, पुलिस आ रही है, पुलिस का महकमा आ रहा है और मकान को तोड़ दे रहा है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एमसीडी के भ्रष्ट नेता भी शामिल हैं जो कहीं ना कहीं पैसे लेके सेटल्ड कर देते हैं। और एमसीडी को यही पता है कि बिल्डिंग जो है पंक्चर हो गई और सील हो गई। लेकिन हम लोगों का कितना नुकसान है, मुसलमानों का कितना नुकसान है, मुसलमान छोड़िए जनाब, उन लोगों का कितना नुकसान है जो अपनी तमाम प्रॉपर्टी बेच के ओखला में आकर मकान लिए, अपना आबाई अजदाई व्हाइट मनी को बेचकर आए, व्हाइट मनी में पैसा लेकर आए और यहाँ पर आकर इलीगल, जिसको कॉलोनी कहा जा रहा है, अनऑथोराइज कॉलोनी कहा जा रहा है, यहाँ पर उन्होंने आकर फ्लैट ले लिए। तो इस वक्त क्योंकि 4 महीने बाद दिल्ली में इलेक्शन है तो हर पार्टी ये चाह रही है कि इसको कफना दिया जाए। बस 4 महीने में इलेक्शन हो जाए, 4 महीने बाद ओखला मरे, बर्बाद हो, टूटे, कुछ ना, बस 4 महीना में इलेक्शन निपटा ले। आम आदमी पार्टी वाले भी हमारे साथ थे इस वाले मुद्दे पे, जब हम लेके चले। बाद में उन बावलों को पता चला है, उनको उनके आकाओं ने फोन करा, बावलो 20 साल से बेशक बीजेपी एमसीडी में थी लेकिन अब हमारी सरकार है, अब जितने मस्जिदें तोड़ रहे हैं, मदरसे तोड़ रहे हैं, बिल्डिंगें तोड़ रहे हैं, मुसलमानों को बर्बाद कर रहे हैं, खानकाहें तोड़ रहे हैं, वो एमसीडी हम ही तोड़ रहे हैं, केजरीवाल ही तोड़ रहा है, तो वो भी पीछे हो गया। अब वही इस लिस्ट को कह रहे हैं फर्जी लिस्ट है। लेकिन सवाल यही उठता है, अगर आपकी प्राइवेसी में किसी ने हनन करा, आपकी प्राइवेसी में किसी ने इंटरफेयर करा, आपका नाम, आपकी बिल्डिंग का नाम, आपके इलाके का नाम सब लेकर अगर वो लिस्ट वायरल हो रही है तो क्या आप लोगों को नहीं लगता कि आप लोगों को भी सामने आना चाहिए? 750 लोगों में से अगर हर बिल्डिंग में से भी एक एक बंदा आता है, आइए थाने, आइए मेरे साथ चलिए थाने चलते हैं, थाने में जाकर कहते हैं सर ये लिस्ट वायरल हो रही है और जो वायरल कर रहे हैं वो हम, और हाँ इसमें भी बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है। इस लिस्ट को डरा डरा के अब छोटे मोटे जो स्टे माफिया वो कह रहे हैं हम इस लिस्ट में से आपका नाम हटवा देंगे, हमें इतने पैसे दे दो, 10 लाख दे दो, तो 5 लाख दे दो, 20 लाख, जितनी जिसकी औकात है चिद्दी चोर की वो उतनी ही मांग रहा है। या ये भी हो सकता है कि आप चलिए एमसीडी का जो ऑफिस है, एसडीएम बैठते हैं यहाँ पर लाजपत नगर में, यहाँ चलिए, यहाँ पर जाकर पूछ कर आते हैं, या एमसीडी के ऑफिस, एमसीडी के कमिश्नर के पास चलिए आप लोग कि भाई हमारे नाम का, हमारे घरों का मिसयूज हो रहा है और लिस्ट सर्कुलेट हो रही है। तो जब तक आप नहीं आएंगे तो फिर इंतजार करिए, स्टेप बाय स्टेप हर एक का मकान इसी तरह तोड़ा जाएगा, क्योंकि ये लिस्ट वाकई एमसीडी के वेबसाइट पे से किसी ने डाउनलोड करी और ऊपर से हटाकर, क्योंकि वो सारे मकान हैं जो कहीं ना कहीं एमसीडी के रडार पर या तो आ चुके हैं या आने वाले हैं, या वहां पर नोटिस लग गया था और अंदर खाना सेटलमेंट करके कुछ ऑफिसरों को पैसे खिला के स्टे को रोक दिया गया। तो ये बहुत गंभीर मुद्दा है और इलेक्शन की वजह से जो एक पॉलिटिक्स हो गई, और खुद मुझे अमन रिजवी को कहा जा रहा है आप इस चीज से दूर रहिए, आप तो एक इंटरनेशनल आवाज है, आप इस मुद्दे में मत पकड़िए। एमसीडी का इसका मतलब नहीं, क्यों एमसीडी जो है इतनी दूध की दुली दुली है, हजन जमा लो, उसको नहीं पता। एमसीडी के लोग आते एक बीच में से बिल्डिंग तोड़कर चले जाते हैं, उनको इलीगल लग रही है, लेकिन 4 बिल्डिंगें बिल्कुल उसको लीगल नजर आ रही हैं। और कुछ लोग भ्रमित कर रहे हैं कि अमन रिजवी ने जो 34 बीघे का कहा कि 34 बीघे का जो एक तरह से एमसीडी एक्वायर कर रही है, तो मेरे भाइयों 34 बीघे बिल्कुल मामला अलग है और 750 बिल्डिंग वाला मामला अलग है। 34 बीघे वाला मामला जो जाकर निकलता है ओखला की जो बिल्कुल बैक साइड है, जो जमुना की तरफ है, वहां पर एक ब्रिज बनना है, बॉम्बे हाईवे बनना है। तो जब जहां पर हाईवे होता है उसके बराबर में मकान नहीं होते, वहां पर एक तरह से कहिए कि पूरा एक ग्रीन जोन बनाया जाता है, ग्रीन जोन होता है जहां पर बहुत दूर जाकर थोड़े थोड़े मकान होते हैं। तो वो तो पहलवान चौक की तरफ तो सारा डेमोलेशन होगा ही होगा, क्योंकि सारा वहां पर इलीगल है, कब्जा कर वहां पर कब्जा करा है। जब हम ओखला में बचपन में अपने पापा के साथ आते थे तो यहाँ पर हर तरफ समुंदर नजर आता था, जमुना नजर आती थी। उसके बाद बिल्डरों ने यहाँ पर पानी में पत्थर मार मार के कब्जा कर लिया, जमुना को भरते चले गए। और अब जब बरसात में जब यहाँ पर एक तरह से जमुना अपनी जगह आती तो कहते हैं यहाँ पर सैलाब आ रहा है, ओखला में सैलाब आ रहा है। ओखला में सैलाब नहीं आता है, जमुना अपनी जगह आती है, क्योंकि तुमने जमुना को घेरा, तुमने घेरी हुई जगह में जमीन में अपने मकान लिए। आप ये देखिए कि ओखला में 96% माशाल्लाह मुसलमान और 6% यहाँ नॉन मुस्लिम रहते हैं, लेकिन कोई भी नॉन मुस्लिम जो है वो नाले की ढाल पर, जमुना के किनारे इस जगह मकान नहीं लेता। वो ज्यादातर लोग जो लेते हैं वो डीडीए की कॉलोनी में लेते हैं, क्योंकि वहां पर व्हाइट मनी चलती है। और मुसलमानों को ना मालूम क्या हो गया है, ये जितने भी मुसलमान जिनके पास थोड़ा पैसा, ये सोचते हैं बस इनकम टैक्स बचा ले, अपनी पूरी फैमिली को बर्बाद कर दें। ऐसी जगहों पर जाकर ये मकान लेते हैं जहां पर इनको इनकम टैक्स ना देना पड़े और अच्छी खासी अपनी व्हाइट मनी को ब्लैक मनी कर देते हैं यहाँ पर ओखला में लाकर फूक कर।
तो ओखला की जो एक तरह से जिंदगी है, ओखला के जो लोग हैं बहुत ज्यादा परेशान हैं, लेकिन मानने को अब भी तैयार नहीं। इनको अभी भी एक तरह से भ्रमित करा जा रहा है कि नहीं नहीं ऐमन रिजवी जो है वो गलत काम करे और झूठ बोल रही है, ऐमन रिजवी आपको वर्गला रही। मैं कोई नहीं वर्गला रही। एज ए सिटीजन और एज ए ओखला की बाशिंदा होने की वजह से मेरी जिम्मेदारी कि मैं आप लोगों को अवेयर कराऊं कि यहाँ पर चल क्या रहा है। सारे के सारे जो है ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं और इन 4 महीने में सारे पॉलिटिक्स करके ओखला के अपने आप को विधायक तैयार कर रहे हैं कि बस विधायक तैयार हो जाए, तुम्हारी गर्दनों पर चढ़ चढ़कर तुम्हें बेवकूफ बना रहे हैं। दोनों बातें सही है। 750 लिस्ट वाली भी बात सही है। नहीं सही है तो चलो ना एमसीडी जाओ ना, एमसीडी से पूछ कर आओ ना कि आपके नाम की लिस्ट वायरल हो रही है, हमें बताइए कि इस लिस्ट में सच्चाई कैसे। नहीं तो सोचो ना 750 मकान, 750 इलाके, 750 मालिक मकानों के नाम किस तरह एक तरह से वायरल हो रहे, वो लिस्ट कहां से इन्होंने निकाली और क्यों वायरल करके डरा रहे हैं और क्यों ये मुझे धमकी दे रहे हैं कि ऐमन रिजवी अगर इस मुद्दे से हट जाएगी तो बरसाती मेंढक जो छोटे छोटे टटर टटर कर रहे हैं ये चुप हो जाएंगे। अगर ऐमन रिजवी इस मुद्दे पर बैठी तो ये एक इंटरनेशनल इस बात को लेकर जाएगी और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर ऐमन रिजवी को सुना जाता है। ये बड़े बड़े चैनलों में जाएगी, वहां पर आवाज उठाएगी। अभी तो ये 2-4 ओखला के लोकल चैनल है तो ये यहीं पर बोल बाल के चुप इनको करा लेंगे, लेकिन अगर ऐमन रिजवी को इस मामले में डाला गया तो ये वाला मामला इंटरनेशनल जाएगा। तो मैं कहती हूं कि आप मेरे पे यूएपीए लगाएं, आप मुझे मरवाएं, कुछ भी करें, मैं नहीं डरती, किसी से नहीं डरती। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो जब नहीं डरी थी जब एनआरसी चल रहा था, जब खुलकर बोलती थी, जब मेरे पे इतने हमले होते थे, मैं नहीं डरती। मुझे मालूम है कि मैं अल्लाह से डरती हूँ और अल्लाह ने अगर मेरी जिंदगी कम रखी है तो मैं कम जिंदगी पे यकीन रखती हूँ। मुझे नहीं है ये मुझे मार देगा वो मुझे मार देगा, किसी के बाप में हिम्मत है कि मुझे मार दे जब तक मेरी मौत नहीं है। तो जिससे जो होता है ऐमन रिजवी के खिलाफ एफआईआर कराओ, उस पर यूएपी लगाओ, जिसकी जो कलेजे को ठंडक पड़ती है वो कराओ। तुम इससे पहले भी कर चुके हो। ये ओखला के लोग, आपको पता है पहले भी मेरे साथ ये हरकत, यहाँ के ओखला की आवाम नहीं, ओखला के चिद्दी चोर नेता जो मुझसे डरते हैं, खौफ खाते, थर-थर कांपते हैं ऐमन रिजवी से, ये पहले भी 3 साल पहले मेरे पे हमला करा चुके हैं। जब मैंने कुर्बानी का मैटर बेनकाब करा था तो किस तरह उन्होंने मेरे पे हमला करवाया था और मेरी एफआईआर कहाँ है मुझे नहीं पता। और मेरे पे जो क्रॉस एफआईआर हो गई उसका केस अभी 2 महीने पहले उस केस से मैं बाइज्जत बरी हुई हूं। और मेरी जो एफआईआर थी 365, वो इन्होंने थाने में एसएचओ को पैसा खिला के इन तमाम नेताओं ने डर के आलम इनका है कि ऐमन रिजवी से, एक लेडी से इतना थर-थर कांपते हैं। ऐमन रिजवी से नहीं कांपते, ये सच से कांपते हैं। सारे चोर हैं, ये सारे डकैत हैं, ये व्हाइट कॉलर डकैत हैं। इसलिए डरते हैं कि कहीं ऐमन रिजवी हकीकत ना बता दे और हमारा पॉलिटिकल कैरियर जो है धपड़धुस ना हो जाए। तो मेरा क्या बिगाड़ लिया? मेरा मोबाइल छीना, आपने मेरे पे क्रॉस एफआईआर कराई और अल्हम्दुलिल्लाह उस क्रॉस एफआईआर में भी मैं 2 महीने पहले बाइज्जत बरी हो चुकी हूं। तो मैं तो नहीं डरती। अगर और हमले करने तो और हमले करके अपने आप को सुकून ले लो, क्योंकि वाकई तुम कितने बड़े मर्द हो अगर तुम एक ऐमन रिजवी पर हमला करोगे। तो मैंने कहा तुम ऐमन रिजवी पे नहीं, तुम सच पर हमला करोगे, तुमसे सच बर्दाश्त नहीं होता है, इसलिए तुम हर जगह जाकर कह रहे हो कि ऐमन रिजवी पे यूएपीए लगवा देंगे, इसको उठवा देंगे, इसको मरवा देंगे। लेकिन हकीकत यही है कि ओखला आज एक तरह से अजाब में, आप क्योंकि मुसलमान है इसलिए आपको चिन्हित कर करके यहाँ के मुसलमान ही आपको बर्बाद कर रहे हैं। मारने वाला, मरने वाला, बनाने वाला सब मुसलमान। तो मैं तो इनको मुसलमान नहीं मानती, मैं मानती हूँ इनको बोटी बास, जो बोटियां खा खा के अपने आप को मुसलमान समझ रहे हैं। ये मुसलमान नहीं है, ये सारे के सारे नरभक्षी हैं, इंसानियत से दूर हैं, इसलिए ये अपने भाइयों को बर्बाद कर रहे हैं। तो हम इस लड़ाई में आपके साथ है, लेकिन सवाल वही है कि आप लोगों को आगे आना होगा, आप लोगों को जमीन पे लड़ना होगा। व्हाट्सएप ग्रुप बना बना के व्हाट्सएप पे जंगें नहीं लड़ी जाती, क्योंकि बिल्डिंग जो है वो व्हाट्सएप पे नहीं टूट रही, वो हकीकत में टूट रही हैं। तो जो बिल्डिंग हकीकत में टूट रही है उसके लिए आपको जमीन पे उतरना पड़ेगा। हमने व्हाट्सएप ग्रुप इसलिए बनाए ताकि आपको अवेयर करा सके। उस पर हमने चीटरों की, माफियाओं की पूरी लिस्ट डालना है, उनके फोटो डालना है, उनके एनजीओ के पूरे पूरे एड्रेस डालने। जो हमने एक ग्रुप बनाया अपना क्लीन ओखला और ग्रीन ओखला, उसमें सारा का सारा चल रहा, हमें लगातार धमकियां मिले। तो हम इन धमकियों से नहीं डरते। बस यही कहूंगी कि ओखला की जनता इस वक्त वाकई आप लोग बहुत परेशान है, लेकिन बात यही है कि आपकी लड़ाई है, अपनी लड़ाई आप खुद लड़ेंगे। अपनी लड़ाई के लिए आगे आइए और अपने मकानों को अगर आप बचाना चाहते हैं तो एमसीडी के कमिश्नर से मिलिए, यहाँ पे एसडीएम से जाकर लाजपत में मिलकर आइए, जामिया के थाने जाइए कि लिस्ट सर्कुलेट हो रही है, हमारे मकान क्यों टूट रहे हैं, और जब हमारा मकान टूट रहा है, हमारा इलीगल है, तो बराबर वाले का लीगल कैसा है, ये फिलॉसफी भी उनसे जरूर जाकर समझ कर आइए। लाइव अच्छा लगता है तो इसको ओखला में जरूर शेयर करिए। और कोई भी गलत बात मेरे मुंह से अगर आपको लगा कि अमन ने गलत बोला
बोला है तो उसके लिए माफी। जिंदगी नहीं तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। वैसे बहुत कम उम्मीद है कि मैं जिंदा बचूं, क्योंकि यहाँ पर पूरा गैंग मेरे पीछे लग गया है कि किसी तरह अमन रिजवी को मार के इस मुद्दे को खत्म कर दिया जाए। तो मुझे मारने का मतलब है आप सच को और हक को हमेशा के लिए सुला देंगे, लेकिन वो ये ना कि अमन रिजवी का कतरा लहू जो है वो एक कतरा भी एक सच की पहचान है। और जब तक मेरे पास एक भी सांस है, खुदा की कसम इसी तरह इंसानियत के लिए खड़ी रहूंगी। मैं ये नहीं देखूंगी ओखला का मुसलमान है। पूरे हिंदुस्तान में जहां जहां इंसानियत की बात होगी वहां पर आपको अमन रिजवी खड़ी नजर आएगी इंसानियत के साथ।